एक दिन जब करण स्नेहा दीदी से उसके कमरे में बात कर रहा था, तब मैं खिड़की के वेंटिलेटर से छुपकर उन्हें देख रहा था। फिर मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। करण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है, वह मेरी बड़ी दीदी स्नेहा से छुप-छुप के बातें करता रहता था। यह मुझे पता चल गया था, इसलिए फोटो खींचते समय मैंने पूरी सावधानी बरती थी। जैसे मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना और कैमरे की आवाज़ बंद करना। तब मेरे पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं था, इसलिए मैंने अपने दोस्त का मोबाइल लिया था। फिर मैंने वे सारे फ़ोटो अपने लैपटॉप में डालकर और दोस्त के मोबाइल से डिलीट करके उसे वापस कर दिया था। इसके बाद मैंने फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करके थोड़ी उनकी ब्राइटनेस बढ़ा दिया ताकि स्नेहा दीदी और करण का चेहरा साफ-साफ दिखे। फिर मैंने उन तस्वीरों को कलर प्रिंटर से प्रिंटर कर लिया। अब मुझे सही मौके का इंतज़ार था ताकि मैं यह फ़ोटो स्नेहा दीदी को दिखाकर उनको डराकर उनसे बात करने के लिए मजबूर कर सकूँ। मैं ऐसी स्थिति का इंतज़ार कर रहा था जब करण शहर में ना हो, स्नेहा दीदी घर में अकेली हो। तब मुझे डर था कि अगर स्नेहा दीदी को पहले ही पता चल गया कि मुझे उनके और करण की सच्चाई पता चल गई है, तो वह करण को बता देंगी और वह मुझसे फ़ोटो डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हर वो कोशिश करता रहा जिससे उनको पता ना चले। मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर करीब 2 महीने बाद मुझे वह मौका मिला जब करण 1 हफ्ते के लिए गाँव गया हुआ था और स्नेहा दीदी घर पर अकेली थी। उस समय मेरी माँ को भी कुछ दिन के लिए गाँव जाना पड़ा था और पिताजी भी अपने काम से बाहर गए हुए थे। अब मुझे स्नेहा दीदी के साथ अकेले रहने का मौका मिल गया था, इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने स्नेहा दीदी की फोटो को एक लिफाफे में डालकर उस पर उनके पति का नाम लिखा और ऐसे दिखाया जैसे यह डाक से आया हो। और उस दिन जब मैं कॉलेज से घर आया तो लिफाफा हाथ में लेकर अंदर गया और रसोई में जाकर स्नेहा दीदी को आवाज दिया। वह अपने कमरे में आई, तब वह गुलाबी गाउन पहनी हुई थी। उन्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और लिफाफा उनके हाथों में देते हुए कहा, दीदी यह बाहर पड़ा था, शायद डाक से आया है। स्नेहा दीदी ने हैरानी से लिफाफा लिया और उसे देखने लगी। तब मैं कुर्सी पर बैठकर बोला, देखो ना दीदी, किसका होगा? उसने कहा, मुझे नहीं पता, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता है। फिर उसने लिफाफा खोला और अंदर रखे फोटो देखे। पहला फोटो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरा सफेद पड़ गया। वह चौंक गई और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब मैंने दीदी से धीरे पूछा कि क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? जब मैंने धीरे से पूछा तो दीदी चौंक गई और धीरे से उदास होकर बोली, हाँ। फिर बोली, शायद यह उनके लिए आया है, मैं इसे रख देती हूँ। ऐसा कहकर वह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। तब मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। दीदी ने फोटो देख लिए थे और अब उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, मेरे मन में ऐसे कई सवाल घूम रहे थे। आखिरकार फोटो उनके पास पहुंच गए थे और अब जो होना था वह हो चुका था। स्नेहा दीदी को बहुत बड़ा झटका लगा था। यह उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। शायद वह अपनी भावनाएं मुझसे छिपाने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन मैं अपनी योजना के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपने मकसद को पूरा करना था। हालांकि मैं टेंशन में था कि आगे क्या होगा, इसको लेकर उत्सुक था। फिर भी मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैंने सोचा कि स्नेहा दीदी को कुछ समय देना जरूरी है ताकि वह खुद को संभाल सके। इसलिए अगले 2 घंटे तक मैं यही सोचता रहा कि आगे क्या करना है। फिर मैं उठा और स्नेहा दीदी के कमरे में जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी अंदर से आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। इस पर दीदी ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मुझे बात करनी है। तब दीदी ने थोड़ी झंझलाहट से कहा कि अभी मुझे परेशान मत करो, मैं आराम कर रही हूँ। फिर तुरंत ही मैंने कहा, बस दीदी 1 मिनट के लिए खोलो। तब दीदी शायद सोच में पड़ गई थी और कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको। और फिर उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर जाने को कहा। तब वह बिस्तर पर बैठ गई और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सोना है। मैंने चिंता जताते हुए कहा, दीदी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ, जल्दी बताओ क्या कहना है, उसने चिढ़ते हुए कहा। मैंने कहा, मेरे मोबाइल में कुछ फोटो है जो तुम्हें दिखाना है। यह सुनते ही दीदी चौकन्नी हो गई और सतर्क होकर बोली, कैसे फोटो है और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, अरे पहले देख तो लो, शायद तुम्हें पसंद आएंगे। उसने रुक्ष अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है, तुम यहाँ से जाओ।
तब मैंने गंभीरता से कहा, अगर नहीं देखोगी तो पछताओगी। तब दीदी उलझन में पड़ गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, दिखाओ जल्दी। मैं उत्साहित था लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। मैं उसके पास गया, मोबाइल निकाला और जल्दी ओपन की। तब स्नेहा दीदी ध्यान से स्क्रीन की ओर देख रही थी। पहला फोटो देखते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह फोटो माँ का था जो किचन में काम कर रही थी। फिर उसने मोबाइल हाथ में ले लिया। तब मैंने कहा, आगे के फोटो देखो, बहुत अच्छे हैं। फिर दीदी ने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल किया और आगे के फोटो देखने लगी। तब मैं उसके पास ही खड़ा होकर एक नज़र स्क्रीन पर और एक नज़र उस पर रखे हुए था। मोबाइल में आगे माँ और पापा के कुछ असामान्य पारिवारिक फोटो थे। फिर स्नेहा दीदी और करण के भी कुछ नॉर्मल फोटो थे। आगे की जैसे ही दीदी ने फोटो स्क्रॉल की, उसकी टेंशन दूर हो गई। वह उत्साह से फोटो देखने लगी। फिर अगला फोटो सिर्फ स्नेहा दीदी का, जिसमें एक सुंदर साड़ी में थी। वह फोटो देखकर उसने मुझसे पूछा कि यह फोटो तुमने कब खींच ली है? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आगे के फोटो देखोगी तो खुद पता चल जाएगा। उसने मुझे आश्चर्यचकित नजरों से देखा और फिर हंसकर आगे के फोटो देखने लगी। जैसे ही उसने अगला फोटो देखा, जिसमें उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा था, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने इशारे से उसे अगले फोटो पर जाने के लिए कहा। तब अगला फोटो देखकर उसकी चिंता सही निकली, क्योंकि उस फोटो में वह और करण खड़े थे। फोटो देखते ही गुस्से में मेरे पास आकर उसने कहा, नालायक, तूने यह फोटो कहाँ से लिया? तभी मैंने अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया। तब उसने मेरा मोबाइल छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने झटपट उसे अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। तब वह गुस्से में चिल्लाई, बेशरम, यह फोटो तुझे कहाँ से मिले, जल्दी बता। तब मैंने शांति से कहा, मैंने खुद लिए है। यह सोचकर चौंक कर बोली, कब, कहाँ, कैसे लिए? तब उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके सवाल बेकार है, लेकिन फिर भी वह पूछ रही थी। खैर, मैंने शांत स्वर में उसे बताया कि मुझे उसके और करण के बारे में सब पता है और यह फोटो मैंने स्टोर रूम के वेंटिलेटर से खींचे हैं। यह सुनकर दीदी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर वह रोने लगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया। और वह बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर गिर गई, तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। तब मैं चुपचाप बेड के किनारे बैठा रहा और उसे देखता रहा। वह वहीं पड़ी सुबह सुसक रही थी और रोते हुए उसके शरीर में हल्की हलचल हो रही थी। तब गुलाबी गावन उसके शरीर से पूरा चिपका हुआ था, जिससे उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ, तब भी वह बेड पर ही पड़ी रही। फिर मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी अब बस करो, उठो। लेकिन वह रोती रही। कुछ देर बाद उसने सोचा और कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप पड़ी रही। तब मैंने फिर से कहा, दीदी, मैं यह फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। यह सुनकर दीदी ने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा, लेकिन अब भी वह बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। लेकिन थोड़ा ऊपर होकर उसने मुझे कहा, घूरा, और तब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तब मैं एक पल के लिए भी उसकी ओर देखता ही रहा और उसे एहसास हुआ कि मैं उसे इतने नजदीक से देख रहा हूँ। उसने तुरंत अपने शरीर को सीधा किया और मेरी ओर घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम जैसी हो वैसी ही देख रहा हूँ। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, जिस तरह से तुम करण के साथ बात करती हो उसी बारे में कह रहा हूँ। तब दीदी ने नाराज होकर मुझसे कहा, मुझसे ऐसे गंदे शब्द कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तब मैंने थोड़ा शांत लहजे में कहा, क्या यह शब्द गलत है? उसने झुंझलाकर कहा, करण के साथ जो बातें होती वह अलग, लेकिन तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, जब करण के साथ थी तब तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ चला गया था? इस पर उसने गुस्से में जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। आगे स्नेहा दीदी ने धीरे से कहा, देखो राहुल, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद ही उसके साथ रहने लगी। प्लीज राहुल, अब यह सब बंद करो। तब मैंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन यह फोटो अब मैं पुराने मेल पर भेजता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें प्रिंट करके पोस्ट से भेज दूंगा। यह सुनकर दीदी ने सिर झुका लिया और फिर से रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए या उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेना चाहिए। फिर कुछ देर रोने के बाद उसने सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से मुझसे बोली, राहुल, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने ठंडे स्वर में कहा कि यह सब सोचने की जरूरत तुझे करण के साथ रहने से पहले करनी चाहिए थी। दीदी सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी हुआ था तब मैं असहाय थी। तब मैंने सीधा सवाल किया, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी के से उसके साथ थी।
अब इसमें मैं क्या करूं? तब दीदी ने सफाई देते हुए कहा, "हाँ राहुल, तेरे जीजू विदेश में रहते हैं, मेरा भी कुछ जीवन है, कुछ सपने हैं, ऐसा क्यों कर रहा है?" तभी मैंने कहा, "वाह दीदी वाह, तो इसका मतलब है कि तुम किसी के साथ भी रहोगी?" इस पर स्नेहा दीदी ने अपनी वही सफाई दी। उसने मुझ पर दबाव डाला था तो क्या हुआ, अगर कल मैं भी कुछ ऐसा करूं? तो मैंने तीखा सवाल किया। तब स्नेहा दीदी गुस्से से बोली, "राहुल, तू बहुत गंदी बातें कर रहा है, तुझे शर्म आना चाहिए।" तब मैंने जो कहा वो सच है, वही कह रहा हूँ दीदी। इस पर स्नेहा दीदी बोली, "भाई ऐसा नहीं करते हैं।" मैंने जिद करते हुए कहा, "भाई बहन जैसी बात तुझ में रही नहीं, अगर रहती तो तू ऐसा नहीं करती।" जबकि उसने जबरदस्ती किया। तब तुझे मुझे सब बताना चाहिए था। इस पर दीदी ने रोते हुए कहा, "भाई मैं मर जाऊंगी।" मैंने दृढ़ता से कहा, "दीदी इससे कुछ नहीं बदलेगा, सच सामने आएगा ही।" फिर रोते हुए स्नेहा दीदी ने कहा, "तू मुझसे बदला ले रहा है इसलिए ये सब किया।" तब मैंने कहा, "समझ ले ऐसा ही है, बहन हो तो क्या हुआ, जब तुम किसी और के साथ रह सकती हो तो मुझे क्यों रोकती हो?" अब दीदी और ज्यादा रोने लगी। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि अपने मकसद के पीछे हटने से सवाल नहीं था। करीब 20 मिनट बाद दीदी ने रोना धोना बंद कर दिया और मेरे तरफ देखते हुए बोली, "तू वाकई मुझसे वह चीज मांग रहा है जो पैसों से भी कीमती है?" मैंने कहा, "दीदी अगर तुम चाहती हो तो वह फोटो मैं किसी को ना दिखाऊं तो तुम्हें मुझे देना ही होगा।" "लेकिन राहुल, तू मेरा भाई है, भगवान, यह मैं क्या कर रही हूँ?" दीदी ने खुद से बड़बड़ाकर फिर रोने लगी। तभी मैंने शांत स्वर में कहा, "दीदी यह सब तेरे ही कर्म का फल है। अब अगर तुम चाहती हो कि यह बात किसी को पता ना चले तो तुम्हें पैसे देने होंगे।" फिर स्नेहा दीदी ने कुछ सोचा और बोली, "ठीक है मैं दूंगी, लेकिन राहुल यह गलत है।" इस पर मैंने अपना फैसला सुनाया, "दीदी तू जैसी है वैसी ही रहेगी, बस करण के साथ तुझे देखकर मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा, मैंने फैसला कर दिया है।" तब स्नेहा दीदी ने समझाने वाले अंदाज में मुझसे कहा, "राहुल, जवान होने पर कुछ ख्याल आना ठीक है, लेकिन असल में ऐसा करना गलत है।" इस पर मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, "दीदी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन अब तो नहीं है।" इस पर दीदी ने गुस्से से कहा, "भाई हो तुम मेरे, कैसे कह सकते हो ऐसे तुम?" तब मैंने थोड़ा ऊंचा आवाज में बोला कि जैसे तुमने करण के साथ किया, पहले तुमने मना किया फिर खुद ही मान गई, इसका मतलब है तुम्हें पहले से सब पता था। स्नेहा दीदी बोली। अब वह समझ चुकी थी, वह थोड़ा रुक-रुक कर बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसने हकीकत को कबूल कर लिया है। इसलिए मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, मुझे सब कुछ पता था, शुरू से ही पता था, मैं तुम पर नज़र रख रहा था।" दीदी ने संदेह की नज़र से पूछा। मैंने जवाब दिया, "समझ लो कुछ ऐसा ही है, यह फोटो मेरे पास एक सबूत के तौर पर रहेंगे, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन्हें दूंगा तो ऐसा भ्रम मत पालना।" इस पर स्नेहा दीदी ने घबराते हुए कहा, "प्लीज राहुल, इमेज को जीजू के पास मत भेजना, फिर तैयार हो ना?" मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तब उसने हार मानते हुए कहा, "क्या मेरे पास और कोई रास्ता बचा है?" इस पर मैंने कहा, "बिल्कुल नहीं, तुम्हें तैयार होना ही पड़ेगा।" फिर मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। तभी स्नेहा दीदी ने मेरे हाथ की ओर देखा, फिर मेरी ओर नजर उठाई। फिर हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने देखा उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी और चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन वह मुझे हमेशा की तरह ही लग रही थी। फिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद दीदी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, "राहुल, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है, मेरा मन अभी इसके लिए तैयार नहीं है, मुझे थोड़ा सा समय दो, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ।" अब दीदी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं सोचा कि आखिर उसने हाँ तो कह ही दिया है, अगर उसे थोड़ी देर आराम करने दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, इससे वह मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएगी और शायद बाद में कोई दिक्कत ना करे। तब मैंने मन ही मन सोचा कि उसे अब आराम करने देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, "ठीक है दीदी, तुम आराम कर लो, मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ, लेकिन तब कोई बहाना मत बनाना।" फिर दीदी ने करवट लेकर मुंह उधर कर लिया और तकिए में मुंह छुपा लिया। तब उसे इस तरह देखने पर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया, खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया था। मेरी सारी मेहनत सफल रही थी। तभी अचानक कमरे से दीदी की आवाज़ सुनाई दी कि, "राहुल रुक जा।" तब मैंने दरवाजे से मुड़कर पूछा, "क्या हुआ दीदी?" उसने कहा, "राहुल, इन फोटो का क्या करेगा?" तो मैंने हंसते हुए कहा, "पहले सब ठीक होने दो, फिर मैं खुद अपने मोबाइल से डिलीट कर दूंगा।"
लेकिन कोई देख लेगा तो? उसने कहा। मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा है, तुम चिंता मत करो। तब उसे यह भरोसे दिलाकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो चाहा था वह पूरा होने वाला है। फिर खुशी से उछलते हुए मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि स्नेहा दीदी को कैसे हैंडल करना है, वह मुझसे क्या-क्या कहेगी, कैसे करेगी, मैं नर्वस तो नहीं हो जाऊंगा। यह सब सोचते-सोचते मैं कल्पनाओं में खो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद में उठा और फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया और वापस आकर अपने कपड़े बदलकर मैंने आरामदायक टी-शर्ट और बरमूडा शॉर्ट्स पहन लिया ताकि मैं खुद को सहज महसूस कर सकूं। फिर मैं स्नेहा दीदी के कमरे की तरफ बढ़ा। तब दरवाजा बंद था। मैंने हल्का धक्का दिया और दरवाजा खोल दिया। फिर अंदर जाते ही देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। स्नेहा दीदी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह सच में सोई नहीं थी, बस आंखें बंद करके यूं ही पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि शायद वह सो गई होगी, लेकिन नहीं, वह पूरी तरह तैयार होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से लेटी मिलेगी मुझे। लगा था कि शायद वह सोचते-सोचते सो गई होगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। तब मैं धीरे-धीरे उसके पास गया। मेरी आहट से उसने अपनी आंखें खोली, फिर मुझे देखा। तब मैंने हल्की मुस्कान दिया, लेकिन उसने फिर से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था, शायद शर्म भी थी। आखिर भाई के सामने इस तरह लेटना उसके लिए असहज था, भले ही वह खुद इसके लिए तैयार हुई थी। अब मैं उसके बिल्कुल करीब था। मैंने हल्के स्वर में कहा, स्नेहा दीदी। इस पर उसने आंखें तो नहीं खोली, पर धीमे से बोली, क्या है? तब मैंने पूछा, तुम ऐसे आंखें बंद करके क्यों पड़ी हो? दीदी बोली, तो क्या करूं, तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद होगी तो मैं कैसे बात करूंगा? दीदी बोली, तो क्या तुम मेरी आंखों से ही बात करोगे? मैंने कहा, नहीं। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही दीदी बोल पड़ी, देखो राहुल, समय मत गवाओ, इसलिए तो मैं यहाँ पहले से तैयार होकर पड़ी हूँ। इस पर मैंने हिचक जाते हुए कहा, बीवी दीदी, यह सब ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये सब समझ में आ गया है। लेकिन दीदी, सच कहूं तो यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दीदी बोली, तो क्या करूं? अब जो हो गया उसे टाल तो नहीं सकते। तभी मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? तो उसने कहा, नहीं, लेकिन क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं ना, इसलिए बेहतर होगा तुम इस सिचुएशन से कुछ सीख लो। लेकिन याद रखना, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा महसूस नहीं कर सकती। इस पर मैंने कहा, पहले भी तुमने ऐसा कहा था, लेकिन बाद में तुमने खुद स्वीकार किया ना। इस पर उसने कहा, वो अलग बात थी, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तब मैंने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है दीदी, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो, मैं फिर कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे, शायद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस पर स्नेहा दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप लेटे रही और उसे मनाने की कोशिश करता रहा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बता दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने ना भूलें, ताकि आपको हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।